Hi friends, very warm welcome to my YouTube channel. So as we all know that we are going to discuss about MCOM third semester syllabus. We will cover every subject and each and every topic which is important from exam perspective. We will cover the syllabus of Gurugram University, MDU University and Kurukshetra universities and other universities as well. You can check your syllabus accordingly. So firstly we will discuss about the subject portfolio management, in which we will discuss the very first chapter in beginning. So let me introduce myself. My name is Pinky Sharma. I am also doing MCOM and I am in third semester only. So firstly let's discuss the very first chapter, that is introduction of portfolio management. So what we will discuss in this chapter is the meaning of portfolio and its benefits and different concepts regarding portfolio. After that we will discuss about meaning of portfolio management and its process, and then rationale of diversification in investment. Besides this, we will also discuss about asset mix decisions, from which strategic asset allocation is most important. It is asked in parts that what is strategic asset allocation, and discuss about portfolio management process. So you can say that according to 16 marks, what is important is objectives of making a portfolio and process of portfolio management and strategic asset allocations are the key points of this chapter. So firstly let's have an introduction of portfolio. What is portfolio? Portfolio is nothing. It is a combination of financial assets held by an investor with a view to maximize the return and minimizing the risk at a given point of time. जो पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो हम एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे इन्वेस्टर के पास जो कॉम्बिनेशन होगा एसेट्स का, और एसेट्स का कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाना है कि हमारा जो लेवल ऑफ रिस्क है वो तो कम से कम हो और जो रिटर्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो. पूरे चैप्टर, पूरे सिलेबस, पूरी बुक में हम लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह की जब भी बात करते हैं तो हम लोग यही चीज़ देखते हैं कि रिस्क हमारा मिनिमम हो, रिटर्न मैक्सिमम हो. अब जो पोर्टफोलियो है वो हमारा क्या करता है, वो रिस्क को रिड्यूस करने में विदाउट सेक्रीफाइसिंग रिटर्न्स हमारी हेल्प करता है. अब रिस्क की जब हम लोग बात करते हैं, देन वी सी दैट देयर इज टू टाइप्स ऑफ रिस्क, दैट इज सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क. सो व्हाट इज सिस्टमैटिक रिस्क? सिस्टमैटिक रिस्क इज ऑल्सो नोन एज मार्केट रिस्क. ये वो रिस्क होता है जिसका इफेक्ट पूरी मार्केट पर पड़ता है, पूरे सिस्टम पर पड़ता है. अब जिसका इफेक्ट पूरी मार्केट या पूरे सिस्टम पर पड़ता है उसे हम लोग डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते. इसके बाद है सेकंड अनसिस्टमैटिक रिस्क. अनसिस्टमैटिक रिस्क कौन सा होता है? अनसिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होता है जिसका इफेक्ट किसी इंडिविजुअल फर्म या किसी इंडिविजुअल एरिया या किसी इंडिविजुअल इंडस्ट्री पर पड़ता है. ठीक है, फर्म स्पेसिफिक ये रिस्क होता है हमारा, और इस रिस्क को हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. डाइवर्सिफाई का मतलब क्या है? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि डिफरेंट चीज़ों में हम डाल के अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, अब सिस्टमैटिक हो गया. फॉर एग्जांपल कोरोना आया, कोरोना का इफेक्ट पूरी मार्केट पर पड़ा तो हम उस रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाए. अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या हो गया कि जैसे सडनली हमारा फॉल हो गई थी जब कोका कोला में एड्स, हमने सुना था कि एक एम्प्लॉय है जो एड्स से सफ़र कर रहा है और वो कोका कोला कंपनी में वर्क कर रहा है, तो उस टाइम जो कोका कोला की डिमांड थी वो रिड्यूस हो गई थी. तो ये हमारा इनसिस्टमेटिक रिस्क में आ जाएगा जिसका इफेक्ट किसी इंडिविजुअल इंडस्ट्री पर पड़ा. अब जिन्होंने कोका कोला के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा था उन्हें लॉस हो गया, लेकिन अगर वही वो डाइवर्सिफिकेशन कर देते अपने एसेट्स की, कुछ कोका कोला में लगा दिया, कुछ कहीं और डिफरेंट में लगा दिया, फ्रूटी में लगा दिया, किसी और में लगा दिया, तो उनका जो एक का लॉस था वो दूसरे से कंपनसेट हो जाता. डाइवर्सिफिकेशन का जो एम होता है वो यही होता है. फिलहाल हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं रिस्क की, और रिस्क का मैक्सिमम जो नंबर का क्वेश्चन आ सकता है वो 2 नंबर का आ सकता है ऐसा सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक से रिलेटेड. सो यू शुड नो दैट देयर इज 2 टाइप्स ऑफ रिस्क, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक. सिस्टमैटिक इज ऑल्सो नोन एज मार्केट रिस्क, अनसिस्टमैटिक इज फर्म स्पेसिफिक रिस्क. सिस्टमैटिक जो है दैट इज नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क, अनसिस्टमैटिक इज डाइवर्सिफिएबल रिस्क. ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ पोर्टफोलियो. बेनिफिट्स का मतलब क्या है? सबसे पहला तो है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, रिटर्न्स हमारे मैक्सिमम हो जाते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी हो जाती है और स्टेबिलिटी हो जाती है इनकम एंड ग्रोथ में. आफ्टर दैट फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में. ये बेनिफिट्स हो गए. अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोर्टफोलियो. हमारे कितने तरह के पोर्टफोलियो के कॉन्सेप्ट्स होते हैं अलग अलग. तो सबसे पहला हमारा होता है एफिशिएंट पोर्टफोलियो, देन मार्केट पोर्टफोलियो एंड देन मैनेज्ड पोर्टफोलियो. एफिशिएंट पोर्टफोलियो एज द नेम सजेस्ट, एफिशिएंट पोर्टफोलियो या एफिशिएंट मार्केट फ्रंटियर, इस तरह की छोटी छोटी बेसिक टर्म्स हमारे इस सब्जेक्ट में आती रहेंगी. तो एफिशिएंट यहाँ आ जाए, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारा जो रिस्क है वो मिनिमम होगा, रिटर्न जो है वो मैक्सिमम होगा.
एफिशिएंट पोर्टफोलियो जो है वो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस पर बेस्ड होता है। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस नाम से ही पता चल रहा है कि डोमिनेट करेगा, रूल ओवर करेगा, एक दूसरे के ऊपर रूल करेगा। रूल कब करेगा? जब वो दूसरे के इफेक्ट को ओवरशैडो करेगा, ढक लेगा, मतलब कि दूसरे से ज़्यादा स्ट्रांग होगा तभी तो एफिशिएंट होगा। तो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस विच मीन्स दैट द बेटर पोर्टफोलियो ओवरशैडोज द इफेक्ट ऑफ लेस एफिशिएंट वन। फॉर एग्जाम्पल, एक में अगर रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, दोनों पोर्टफोलियो में जो है बराबर रिस्क है, हम कहते हैं कि 10,000 की ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ए में करनी है और पोर्टफोलियो बी जो हमने बनाया है उसमें भी 10,000 की इन्वेस्टमेंट है। अब हमारा रिस्क जो है दोनों में सेम है। अब रिटर्न एक में हम लोग रख देते हैं कि हमें रिटर्न मिलेगा 12,000 और एक में रख देते हैं 15,000। तो ऑब्वियसली जिसमें रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है एट अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क हम उसी को प्रेफर करेंगे। तो एफिशिएंट पोर्टफोलियो के दोनों एम होते हैं कि रिस्क भी मिनिमम हो और रिटर्न भी मैक्सिमम हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पोर्टफोलियो होता है हम सिलेक्ट करते हैं कि दैट इज़ एफिशिएंट और नॉट। इसके बाद है मार्केट पोर्टफोलियो। मार्केट पोर्टफोलियो क्या होता है? मार्केट पोर्टफोलियो हमारा इस तरह का पोर्टफोलियो होता है। सिक्योरिटीज़ इन मार्केट पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट द रेशियो इन विच दीज आर इन द ओवरऑल मार्केट। जिस रेशियो में ओवरऑल मार्केट में सिक्योरिटीज़ ट्रेड करती हैं उसी रेशियो में हमारी मार्केट पोर्टफोलियो में हम सिक्योरिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पाई चार्ट में हम लोग शो कर देते हैं ना कि 17%, 20%, 30% कुछ भी चीज़ का शो करते हैं। अब उसी तरीके से जिस तरह मार्केट में हमारी ओवरऑल मार्केट में सिक्योरिटी चल रही है उसी तरह मार्केट पोर्टफोलियो भी शो कर देते हैं। दैट इज़ नोन एज मार्केट पोर्टफोलियो। इसके बाद है मैनेज्ड पोर्टफोलियो। मैनेज्ड मतलब मैनेज करेगा कोई ना कोई। अब मैनेज कोई हमारे जैसे मतलब ऐसे लोग तो करेंगे नहीं, अच्छी टीम ऑफ एक्सपर्ट मैनेज करेगी। तो मैनेज्ड पोर्टफोलियो इज़ मैनेज्ड बाय अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। इट इज़ वन इन विच साइंटिफिक मॉडल एंड प्रैक्टिसेस आर अप्लाइड। इसमें स्पेसिफिक हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, साइंटिफिक मॉडल्स होते हैं और प्रैक्टिसेस होती हैं जिनको हम लोग अप्लाई करते हैं और उन्हीं के बेसिस पे हम पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्शन करते हैं और इवैल्यूएशन करते हैं। मैनेज पोर्टफोलियो का एग्जांपल है हमारा म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स को एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो मैनेज करती है, ठीक है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोर्टफोलियो हो गया। ऐसे आज सच इसमें से क्वेश्चन आया नहीं, अगर आएगा तो 2 मार्क्स का इनमें से किसी का मीनिंग पूछ सकते हैं, अदरवाइज मतलब बस बेसिक नॉलेज के लिए हमारे लिए इतना बहुत है। इसके बाद है कि मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमारा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है विच ट्राइज टू मेक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, जो हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को ज़्यादा रिवॉर्डिंग और लेस रिस्की बनाने में हेल्प करता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट इट इज़ अबाउट द क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट पोर्टफोलियो। यू कैन से कि क्रिएशन और मैनेजमेंट अपने पोर्टफोलियो का करना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। इसमें क्या क्या टास्क इन्वॉल्व होते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में? सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेंगे तो दैट विल कम अंडर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसके बाद हमारे जो डिसीजन लिया है इन्वेस्टमेंट को अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच करेंगे। फिर थर्ड हिस्स की एसेट एलोकेशन करेंगे इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद जो हमने रिस्क उठाया है क्या वो परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही, तो बैलेंसिंग रिस्क अगेंस्ट परफॉर्मेंस ये वाला स्टेप फॉलो करेंगे। तो ये मेजर टास्क हो गए जो हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में करने पड़ते हैं। अब इसके बाद प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है जिसका 16 मार्क्स का क्वेश्चन जब आता है तो वो इस तरीके से आया हुआ है 2021 में ही। हाँ, 2021 में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो, देन प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेकिंग पोर्टफोलियो, ठीक है। तो 16 मार्क्स का ये लेटेस्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा 17, 18, 19, हाँ 20 में तो एग्जाम हुए नहीं थे, 17, 18, 19 और 21 में से 21 में ही इसका ये क्वेश्चन आया हुआ है लेटेस्ट। तो हम लोग देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। सबसे पहले है डिसाइडिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों को डिसाइड करने होते हैं। अब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव किस टर्म्स में होता है? फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट हम जब करते हैं सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट सेफ होगा या नहीं होगा, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, क्या कैपिटल एप्रिसिएशन हमारा ऑब्जेक्टिव है या लिक्विडिटी हमारा ऑब्जेक्टिव है। फिर हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव टैक्स सेविंग है या फिर स्पेक्यूलेशन है। टैक्स सेविंग होगा तो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, डिबेंचर्स इनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। स्पेकुलेशन होगा तो हम शेयर्स में, बॉन्ड्स में इनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर हम टाइम पीरियड को भी देखते हैं इसी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया। इसके बाद है डिसाइडिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट। जब ऑब्जेक्टिव अपने डिसाइड कर लिया तो हम लिमिट्स भी सेट करेंगे कि किन लिमिट्स के अंदर हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है। कंस्ट्रेंट्स मीन व्हाट? इट मीन्स लिमिट। तो लिमिट को डिसाइड करेंगे। लिमिट को डिसाइड करने के लिए व्हाट वी विल डू कि टाइम हॉरिजन क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स क्या है हमारी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी इन्वेस्टमेंट की लिमिट सेट करेंगे। इसके बाद है एसेट मिक्स डिसीजन लेना। एसेट मिक्स डिसीजन हम लोग लेंगे और एसेट मिक्स डिसीजन की जब हम लोग बात करें तो वो क्या होता है? एसेट मिक्स डिसीजन नाम से पता चल रहा है कि
एसेट्स को मिक्स करेंगे, उनका एलोकेशन करेंगे, उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेना है। ठीक है, दिस डिसीजन इज ऑल अबाउट डिसाइडिंग द प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज ऑफ एन इन्वेस्टर, कि किस प्रोपोर्शन में किस एसेट में कितना इन्वेस्टमेंट करनी है। एसेट मिक्स डिसीजन के जो है हमारे 3 बेनिफिट्स हैं। पहला है रिस्क रिड्यूस होता है, सेकंड इज़ कंसिस्टेंट रिटर्न मिलते रहते हैं हमें, थर्ड इज़ फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल पर हम लोग फोकस कर पाते हैं, एंड वन इम्पोर्टेंट जो हाइडिंग ऑब्जेक्ट वो होता है हमारे इसमें बेनिफिट, वो क्या है कि एक के लॉस को दूसरे के गेन से हम लोग कंपनसेट कर पाते हैं जब हम एसेट मिक्स डिसीजन लेते हैं। अब हमारे पास हम लोग देखते हैं कि एसेट मिक्स डिसीजन 4 टाइप्स का होता है, एक स्ट्रैटेजिक, एक टैक्टिकल, एक बैलेंस्ड और एक डायनेमिक। स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन की बात करें तो ये हमारी नीड बेस्ड अप्रोच होती है। स्ट्रैटेजिक जो होती है वो हमारी लॉन्ग टर्म होती है, फोकस्ड होती है, और ये हमारी गोल ओरिएंटेड अप्रोच होती है। इसके बाद टैक्टिकल एसेट एलोकेशन जो है इट इज़ व्यू बेस्ड अप्रोच। ये हमारी व्यू बेस्ड अप्रोच होती है, ये हमारी रिटर्न ओरिएंटेड होती है जो टैक्टिकल अप्रोच होती है। टैक्टिकल नाम से ही पता चल रहा है कि शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है। इसके बाद है बैलेंस्ड एसेट एलोकेशन। बैलेंस्ड एसेट एलोकेशन जो है इसमें हमारा मेन एम होता है कि हम लोगों को बैलेंस करना पड़ता है पोर्टफोलियो अपना, जो ओरिजिनल चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग। फिर है डायनेमिक एसेट एलोकेशन। डायनेमिक एसेट एलोकेशन में क्या है कि कॉन्स्टेंटली हम एडजस्ट करते रहते हैं एसेट मिक्स को, और मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते रहते हैं। मतलब मार्केट में इकोनॉमी स्ट्रेंथन या वीकन हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज़ को चेंज करते रहते हैं। अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, एक बार इसे और थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन जो है उसमें से हम लोगों के पास 16 मार्क्स को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन जैसा कि हम लोग डिस्कस कर ही हैं, इट एम्स टू मीट द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने में हेल्प करता है, और ये हेल्प करता है रिस्क और रिटर्न के बीच में एक्सेप्टेबल बैलेंस लाने में। अब स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल की हम लोग बात कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक नीड बेस्ड अप्रोच है, जैसा पढ़ लिया। लॉन्ग टर्म की फोकस होती है, तो इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी उसके बाद वो पड़ी रहती है मतलब पैसिव। जो इन्वेस्टर्स होते हैं थोड़े से लेजी होते हैं और थोड़े से कंजर्वेटिव होते हैं, वो बार बार चेंजेस में नहीं जाना चाहते, वो कंजर्वेटिव होते हैं, इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं। तो थोड़ा सा पॉइंट है, इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक जो है नीड बेस्ड अप्रोच है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब लेके आएंगे। ठीक है, हमारी जो इंडस्ट्री होगी, फर्म होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसकी नीड होती है कि वो स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन करे। अब ये गोल ओरिएंटेड अप्रोच होती है, गोल्स पर फोकस करके चलती है। पैसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म की बात करती है, तो पैसिव है, एक बार पैसा डाल दो वो पड़ा रहेगा। पैसिव है क्योंकि, तो इसीलिए ये किसके लिए सूटेबल होती है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, अब इसके बाद है टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन की बात करी थी, शॉर्ट टर्म है हमारी, ये रिटर्न ओरिएंटेड अप्रोच है। वो गोल ओरिएंटेड थी, गोल पर फोकस करती थी, ये रिटर्न पर फोकस करती है। एक्टिव फॉर्म है ये हमारी पोर्टफोलियो को मैनेज करने की, कि हम पोर्टफोलियो को किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं। और कैसे इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है भाई, शॉर्ट टर्म है, एक्टिव भी है, तो एग्रेसिव इन्वेस्टर जिन्हें चेंजेस से बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है, तो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है। बैलेंस और डायनेमिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, स्ट्रैटेजिक से ही पूछा जाता है जनरली। बट इन केस अगर इन दोनों स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल के बीच में डिफरेंस आ जाए 4 मार्क्स में, वैसे आता नहीं है, आया तो नहीं है अभी तक, तो उसके लिए हम लोग इतना सफिशेंट है। इसके बाद स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन 8 मार्क्स में भी अकेला आ सकता है। तो इसके लिए क्या है, द फॉर्मल अप्रोच टू स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसीजर्स। इसमें प्रोसीजर होते हैं। सबसे पहला क्या है, डेवलप क्वांटिटेटिव फोरकास्ट की क्वांटिटेटिव फोरकास्ट डेवलप करो आप। क्वांटिटेटिव मतलब दैट कैन बी मेजर्ड। अब मेजर आप किस तरीके से कर सकते हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को मेजर कर सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर कर सकते हो, 2 एसेट्स के बीच में कोरिलेशन मेजर कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक एंड बॉन्ड। अब हमारा डेवलप क्वांटिटेटिव फोरकास्ट हम लोगों ने डेवलप कर दिया। सेकेंड स्टेप इज डिफाइन एफिशिएंट फ्रंटियर। एफिशिएंट फ्रंटियर डिफाइन करो। एफिशिएंट फ्रंटियर के बारे में हम लोगों ने अभी थोड़ी सी देर पहले डिस्कस करा था कि जहाँ पर भी वर्ड एफिशिएंट फ्रंटियर, एफिशिएंट पोर्टफोलियो ऐसी बातें आएंगी तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई रिस्क तो तुम कम से कम रखो और रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा रखो, या फिर सेम लेवल ऑफ रिस्क पर हायर रिटर्न्स रखो, या फिर हायर रिटर्न लोअर रिस्क, या फिर सेम रिटर्न सेम हो लेकिन रिस्क कम हो। तो कुल मिला के हमारी वही 2 चीज़ें जो मेन हो जाती हैं कि रिस्क जो है वो मिनिमम होना चाहिए एंड रिटर्न जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए।
इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप जो है, किस चीज़ का पढ़ रहे हैं हम, स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन का। तो इसका थर्ड स्टेप जो है दैट इज स्पेसिफाई यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व, यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व को स्पेसिफाई कर दो स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन की जब आप लोग बात करते हो। तो कैसे इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इट प्रोवाइड्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एट डिफरेंट लेवल ऑफ एट डिफरेंट पॉइंट्स। और जितना हमारा जो इंडिफरेंस कर्व हुआ हाइयर होता है उतनी ही लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होती है। द ग्रेटर इज़ द यूटिलिटी कर्व द हाइयर इज़ द सेटिस्फैक्शन। अब जो यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं रिस्क डिस्पोजिशन इन्वेस्टर्स का। इसके बाद वही आईसी की तरह आप लोग शो कर सकते हो, जैसे आईसी बनाते हैं ना हम लोग, नीचे की साइड स्टैंडर्ड डेविएशन रख देना एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर रिटर्न्स रख देना एक्सपेक्टेड, और इंडिफरेंस कर्व बना देना 2 या 3। एक इंडिफरेंस कर्व पर आप डिफरेंट मतलब 2 पॉइंट दिखा देना, कोई भी ए बी एक्स वाई, और दिखा देना कि मतलब एक्स वाई है या फिर ए बी जो भी आप नाम रखो, कि ये जो इंडिफरेंस कर्व पे एक ही इंडिफरेंस कर्व पे डिफरेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, दे विल प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। दी हायर द AC, मतलब कोई IC 3 बना रही जो आप, इट विल प्रोवाइड द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या फिर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इसके बाद आपका स्टेप 4 है दैट इज़ चूज़ द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। की ऑप्टिमल पोर्टफोलियो को आप लोग सेलेक्ट कर लो एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन द एफिशिएंट फ्रंटियर एंड अ यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व। यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व जो होता है और एफिशिएंट फ्रंटियर। यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व आप लोग कैसे बनाओगे, जैसे इंडिफरेंस कर्व बनता ही है, और जो आप एफिशिएंट फ्रंटियर बना रहे हो वो आपको उसके अपोजिट बना देना, मतलब इन्वर्टेड यू शेप में बना देना। ऐसे आप यू शेप का बनाते हो ना कुछ कुछ, और वो आपको इन्वर्टेड यू का बना देना। फिर वो दोनों पॉइंट जहाँ कट करेंगे दैट विल बी योर ऑप्टिमल पोर्टफोलियो फॉर अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। ठीक है, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ यूटिलिटी द इन्वेस्टर के रीच की, मतलब इससे ज़्यादा यूटिलिटी उसे मिल ही नहीं सकती, तो आप ऑप्टिमल पोर्टफोलियो इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन में। अब इसके बाद है कि ये मेन बेसिक्स पढ़ लिए, तीनों स्टेप हो गए। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव डिसाइड करा था, देन इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट, देन एसेट मिक्स डिसीजन। आप लोग देख लेना, एसेट मिक्स डिसीजन के बारे में ज़्यादा नहीं बताना है, अगर सिर्फ प्रोसेस पूछा जाए। ये तो मैंने आपको पूरा बता दिया प्रोसेस, अगर स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन वगैरह के बारे में भी बात होगी। इसके बाद स्टेप 4 है फॉर्मुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करना है, यानी कि पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी बनानी है। अब जब हम पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो हम लोगों को पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी का तो मतलब पता होना चाहिए कि स्ट्रेटेजी होती क्या है। तो स्ट्रेटेजी क्या होती है, पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी रेफर्स टू अ स्ट्रेटेजी ऑफ टेकिंग एन एक्शन अकॉर्डिंग टू द ब्रॉड मूवमेंट्स इन मार्केट। स्ट्रेटेजी की जब भी बात करेंगे तो वो चेंजेस के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। तो मार्केट में जो भी मूवमेंट चल रही हो उनके अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हमारे पास 2 तरीके की पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी पॉपुलर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, एक है एक्टिव स्ट्रेटेजी एंड सेकंड इज एक पैसिव और एक एक्टिव स्ट्रेटेजी। अब पैसिव स्ट्रेटेजी कौन सी होती है, पैसिव हमने बताया था कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पोर्टफोलियो जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि पैसिव मतलब लेजी, पड़े रहो। तो पैसिव जहाँ पे स्ट्रेटेजी की बात करेंगे पैसिव की, तो इट मीन्स इट इज़ फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पोर्टफोलियो विल रिमेन अनचेंज्ड। फिर इसके बाद है कि मार्केट फ्लक्चुएशंस का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा पैसिव स्ट्रेटेजी में, और ये हमारे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होती है। एक्टिव स्ट्रेटेजी एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होती है, राइडिंग ऑन द मूवमेंट मार्केट मूवमेंट के अकॉर्डिंग चलती है। इस स्ट्रेटेजी में मैनेजर जो है वो चेंज करता रहता है अपने एक्शन प्लान्स अकॉर्डिंग टू द मार्केट की मूवमेंट के अकॉर्डिंग। स्टेप 4 भी हो गया। स्टेप 5 इज़ व्हाट, इट इज़ सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़। इसमें हम सिक्योरिटीज़ को एनालाइज करेंगे और सिलेक्ट करेंगे। सिक्योरिटीज़ को एनालाइज जब हम लोग बात करते हैं तो वो कैसे करेंगे, यील्ड टू मैच्योरिटी से, रिस्क से, टैक्स शील्ड से और लिक्विडिटी से। इसके बाद है कि सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़, मतलब जब हम लोग सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं। रिस्क के अकॉर्डिंग टैक्स शील्ड कैसी है, लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट में कैसी है, यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होगी, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद हम लोग एनालाइज करते हैं सिक्योरिटीज़ को। एनालाइज के बाद हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास अगेन 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड कॉम्बिनेशन एनालिसिस। टेक्निकल नाम से ही समझ में आ रहा है, टेक्नीशियन की ज़रूरत होगी। टेक्नीशियन की कब ज़रूरत होती है, जब कुछ फॉल्ट होता है, थोड़ी सी खराबी होती है, मशीन थोड़ी सी सही से काम नहीं कर रही, मार्केट की सिचुएशन जब इनएफिशिएंट हो, तो व्हेन द मार्केट इज़ इनएफिशिएंट दिस टेक्निकल एनालिसिस इज़ सुइटेबल। ठीक है,
अब ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये शॉर्ट टर्म के लिए हमारी ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो होती है, डे ट्रेडिंग, उसके लिए सूटेबल है। अब जब हम टेक्नीशियन को बुलाते हैं, कोई मशीन वगैरह में ख़राबी आ जाती है, तो वो जो मशीन होती है हमारी, ठीक है, ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं, इसे लिखना नहीं है कहीं, कि टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, टेक्नीशियन को बुलाया, थोड़ा बहुत जो ख़राबी थी वो सही कर दी उसने, लेकिन ये हमारे छोटे मोटे टाइम के लिए तो सही है, पर कुछ टाइम बाद फिर ख़राब हो जाएगी। पुरानी मशीन है तो चल रही है, वो कुछ टाइम तक ही चल रही है, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, फॉर एग्जांपल डे ट्रेडिंग के लिए सूटेबल होती है। सॉरी, मार्केट इनएफिशिएंट हो तब सूटेबल होती है। टेक्निकल एनालिसिस जो है इज़ यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग व्हेन ओनली पास्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। जब सिर्फ पास्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो तभी हम टेक्निकल एनालिसिस लगाते हैं। हम पूछते हैं ना भी खराबी क्या हुई थी, चलते चलते बंद हो गई मशीन, या ऐसे करके जो भी फॉल्ट होते हैं हम बताते हैं कि एक साथ पावर जो है वो ज़्यादा तेज़ हो गई थी, इस वजह से मशीन जो है या फ्रिज जो है वो चलना बंद हो गया था। टेक्नीशियन पास्ट इन्फॉर्मेशन के बेस पर एस्टिमेट करता है, तो इज़ यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग व्हेन ओनली पास्ट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, सुटेबल फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग व्हेन द मार्केट इज इनएफिशिएंट। टेक्निकल एनालिसिस हो गया। फंडामेंटल नाम से पता चला कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज विच आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। इसके बाद है इफेक्टिव इन वीक फॉर्म और सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट। भाई जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है हमारे, तो हम वीक फॉर्म या सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ही आराम से चले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी नींव मजबूत है। अगर हम लोग चले भी गए तो हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो इफेक्टिव कौन सी मार्केट में होती है, या तो वीक फॉर्म में या फिर सेमी स्ट्रॉन्ग में भी हमारी ये चल जाती है। इसके बाद है कि फंडामेंटल जो है, फंडामेंटल बेसिक्स किसके मजबूत होंगे, जो इनसाइडर पर्सन होगा कंपनी का, उसी को तो सबसे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी। अब इनसाइडर के पास अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी तो इनसाइडर ट्रेडिंग भी करेगा, और इनसाइडर ट्रेडिंग करेगा तो उससे उसे क्या मिलेगी, एबनॉर्मल प्रॉफिट ही कैन अर्न। तो ओनली द पर्सन हैविंग इनसाइड इन्फॉर्मेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग कैन मेक एबनॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद है कि प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, थोड़ी बहुत भी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आएगी, इट कैन एडवर्सली अफेक्ट द मार्केट, मार्केट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी थोड़ी बहुत भी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में कौन सी सूटेबल है, फंडामेंटल एनालिसिस। इन एफिशिएंट मार्केट में कौन सूटेबल है, टेक्निकल। एंड कॉम्बिनेशन एनालिसिस इज व्हाट, इट इज़ अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। ठीक है, रिस्क और रिटर्न को कॉम्बिनेशन करो और सिक्योरिटीज़ का कॉम्बिनेशन आप लोग बना सकते हो। उसके बाद एफिशिएंट पोर्टफोलियो को सिलेक्ट कर लो। तो इसके बाद आपका हो गया डिसाइडिंग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट, हाँ जी, एसेट मिक्स डिसीजन, देन फॉर्मुलेशन और इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। आफ्टर दैट सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ भी हो गया। अब है एग्जीक्यूशन एंड रीअलाइनमेंट ऑफ पोर्टफोलियो। सिलेक्ट कर ली सिक्योरिटीज़, अब एग्जीक्यूट कर दो, पोर्टफोलियो कंप्लीट करो, रीअलाइनमेंट करो पोर्टफोलियो का और उसे मैदान में उतार दो। ठीक है जी, मैदान में उतार दिया, कंप्लीट हो गया। अब जब हम लोग कर रहे हैं उसे, तो इसमें हम ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन प्रोपोर्शन देखते हैं। एग्जीक्यूशन करते टाइम हम देखते हैं कि प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ बना है या नहीं बना। इसके लिए डिफरेंट थ्योरीज़ हैं हमारे पास ऑप्टिमम मिक्स ऑफ सिक्योरिटीज़ को डिसाइड करने के लिए, जिनको हम पढ़ेंगे आगे आगे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आएगा मार्कोविट्स थ्योरी और मार्कोविट्स मॉडल जिसे बोलते हैं, दैन शार्प सिंगल इंडेक्स मॉडल, then factor theory, then CAPM. Taking action according to the decision taken in portfolio strategy and selection of security is done under the execution of portfolio. It is all about deciding the optimum combination or proportion of securities for portfolio. ठीक है, there are several theories to decide the optimum mix of securities in a portfolio like Markowitz model, factor theory, sharp single index model and etc. ठीक है, इसके बाद है पोर्टफोलियो रिवीजन एंड इवैल्यूएशन। कंप्लीट हो गया, आपने मार्केट में उतार दिया तो आप लोग कंप्लीट हो गया तो अब आप लोग रिवाइज करोगे कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं रहेगी और उसे इवैल्यूएट करोगे। जब आप लोग इवैल्यूएट करते हो अपने पोर्टफोलियो को, तो आप कैसे इवैल्यूएट करते हो, कौन कौन से आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं या क्या रेशियो है, क्या कोई आपके पास परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए, इन सब चीज़ों से आप इवैल्यूएट करोगे। तो इवैल्यूएट करने के लिए यू कैन यूज़ कांस्टेंट रुपी प्लान, कांस्टेंट रेशियो प्लान, वेरिएबल रेशियो स्ट्रेटेजी एसेट्रा, शार्प रेशियो, ट्राइनर रेशियो, जेनसन्स परफॉर्मेंस इंडेक्स कैन ऑल्सो हेल्प यू टू सम एक्सटेंट। ठीक है, अब ये 7 स्टेप्स हो गए जो प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आप लोग पढ़ते हो। ये हम लोगों ने सब कुछ यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया। अब रह गया रेशनल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट। ये वैसे मैंने टॉपिक पहले करा दिया था, पर फिर भी दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम।
डाइवर्सिफिकेशन का क्या एम होता है? डन टू मैक्सिमाइज द रिटर्न एंड मिनिमाइज द रिस्क। रिस्क मिनिमम करना, रिटर्न मैक्सिमाइज करना डाइवर्सिफिकेशन का काम है। डाइवर्सिफिकेशन को कैसे कर सकते हैं हम? इंडस्ट्री वाइज, सिक्योरिटी वाइज, ड्यूरेशन वाइज, एवेन्यू वाइज। इंडस्ट्री वाइज बोले तो गारमेंट्स में, शू इंडस्ट्री में, और क्या कहते हैं, ऑयल इंडस्ट्री में, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। सिक्योरिटी वाइज शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ड्यूरेशन वाइज शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। एवेन्यू वाइज मीन्स अकॉर्डिंग टू द एरिया। अब एवेन्यू में आप लोग एक पर्टिकुलर बिग सिटी हो गई, उसी में डिफरेंट एरियाज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हो, या फिर क्या कहते हैं डिफरेंट स्टेट्स में कर सकते हो, डिफरेंट कंट्रीज़ में कर सकते हो। इसके बाद है बेनिफिट्स क्या हैं आपके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के? हायर रिटर्न्स आप लोगों को मिलेंगे एट लोअर रिस्क। रेगुलर इनकम मिलेगी, ग्रोथ ऑफ इनकम होगी, कैपिटल एप्रिसिएशन होगी, सेम बेनिफिट्स एज यू हैव डन इन पोर्टफोलियो। इसके बाद है कि डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस अनसिस्टमेटिक रिस्क। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग की स्लाइड में डिस्कस करा था एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग इट अगेन कि डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस अनसिस्टमेटिक रिस्क। इसके बाद है द रेशनल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कैन बी अंडरस्टूड एज अंडर। रेशनल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन को हम लोग कैसे डिस्कस कर सकते हैं कि कोई सिंगल एसेट क्लास जो है वो बेस्ट रिटर्न प्रोवाइड नहीं करती है। एक एसेट के लॉस को हम दूसरे से कंपनसेट कर सकते हैं। इसी एजम्पशन को मानते हुए हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं कि बाई चांस एक में लॉस हुआ तो हम दूसरे के गेन से उसे कंपनसेट कर देंगे। फिर थर्ड इज़ कि कैश अगर हमारे पास पड़ा है तो इट विल नॉट प्रोवाइड अस द ग्रेटर रिटर्न एज वी कैन गेट इट बाय डाइवर्सिफाइंग इन डिफरेंट एसेट्स। तो कैश यूजुअली हैव स्मॉलेस्ट रिटर्न, इसलिए हम लोग डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट first chapter. I don't think that we have missed any topic whichever is important according to exam perspective as well as according to our syllabus. Bye bye. Don't forget to share your views, comments, and like and subscribe my channel if you think that it is important for you. Thank you. Bye bye.